नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत की खबर। मैं हूं सौरभ शर्मा और हमारे साथ आज एक स्पेशल गेस्ट है। हमारे साथ हैं एजुकेटर अंकित अवस्थी। आप उनको बहुत सारे मुद्दों पर देखते हैं, बहुत डिटेल में जाके किसी मुद्दे का एनालिसिस करते हैं ये। और आज हम भारत अमेरिका ट्रेड डील पर इनसे इनसाइट्स लेंगे। ये डील हमारे लिए अच्छी है या नहीं है, इस डील में हमने क्या ज्यादा दिया या ज्यादा पाया, इसकी बात हम करेंगे। अंकित, मैं सीधे सीधे आपसे 15 सवाल पूछूंगा और इसमें कुछ पॉलिटिकल क्वेश्चंस भी होंगे, क्योंकि हमारे देश में जो कुछ इस डील को लेकर चल रहा है आज हम वो सारा कवर करने की कोशिश करेंगे। पहली चीज जो पूछी जा रही है, डील में क्या है उससे पहले कि डील की अनाउंसमेंट कौन कर रहा है। तो इस डील को लेकर के ट्रंप सब कुछ अनाउंस कर रहे हैं और हम बाद में उसको सेकेंड करते हैं। तो अगर ये ऐसा है तो फिर ये जॉइंट स्टेटमेंट जो थी वो तो बहुत 3-4 दिन के बाद आई थी। ठीक है। तो इसमें जो भी फैसले कर रहा है, क्या वो अमेरिका कर रहा है? और इसको एक लाइन में अगर मैं कहूं तो ट्रंप ने 25% टैरिफ हटाया 6 तारीख के दिन। 2 तारीख को अनाउंसमेंट आया। तो पहले हमें ना इस बात को समझना होगा कि हमारे ऊपर 25% प्यूनिटिव टैरिफ लगा था, दंडात्मक। दंड किसने दिया था? अमेरिका ने। क्या भारतीय ये सुन पाते हैं? हमारे ऊपर प्रतिबंध था कि आप रूस से तेल नहीं खरीदेंगे, खरीद रहे थे हम पर पनिशमेंट था। तो हटाएगा वो या हम? तो अनाउंसमेंट वो करेगा या हम? ठीक है, बहुत ही लॉजिकल सी बात है। 25% तुमने लगाया तो तुम हटाए तो तुम ही अनाउंसमेंट करोगे ना। तो पहली बात रही। दूसरी बात, क्या डील हो गई? आंसर है नहीं, अभी उसकी घोषणा हुई है। डील तो एग्री होगी सर 15 तारीख। अब मार्च तक पहुंचिए, आप मिड मार्च तक पहुंचिए। अभी केवल इंफॉर्मेशन बाहर आई है कि हम लोग इस बात पर पहुंच गए हैं कि जो बचा हुआ 25%, देखिए 2 हिस्से हैं, 25 प्लस 25। 25 दंडात्मक, रूस से तेल खरीदने का पनिशमेंट, वो कब हटा? 7 तारीख सुबह 1 बजे, समझिए मतलब रात 12 बजे। ठीक है। बाकी बचा जो 25% है, जिसको 18% किया जाएगा, अभी हुआ नहीं, मार्च में होगा। ये जब जानकारी पहले ही वो व्यक्ति दे गया, क्योंकि उसको छपास की बीमारी, सोशल मीडिया क्रिएटर है वो, उसको चाहिए कि मेरे को सारी आईबॉल्स चाहिए। इंडिया की संसद में भाषण चल रहे हैं, अगर मैंने अब बम फोड़ दिया तो फिर पूरा अटेंशन ले जाऊंगा। दूसरा सवाल कि हम पर 50% का टैरिफ तो बाद में लगा ना, उससे पहले तो हम 2-3-4% पर अपना सामान भेज देते थे और हमारा अच्छा ट्रेड सरप्लस अमेरिका के साथ था। अब वो 2-3% से अब 18% हो गया, तो हम खुशी मना रहे हैं। तो ऑपोजिशन पूछ रहा है कि भाई ये खुशी होने की बात है या इस पर आप लोगों को विचार करना चाहिए? बहुत बढ़िया। अब आप शुरू से चलते हैं। ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ का अनाउंसमेंट किया था पिछले साल लगभग फरवरी 2025 में। केवल भारत पर नहीं, वर्ल्ड के जितने भी देश हैं, ऐसे भी आइलैंड्स जिस पर पेंगुइन्स रहते हैं, वहां तक भी उन भाई साहब ने रेसिप्रोकल टैरिफ लगा दिया। अब जब रेसिप्रोकल टैरिफ यानी कि आप मुझ पर इतना लगाते हो तो मैं आप पर इतना लगाऊंगा, इस बहाने उसने कहा कि भारत मुझ पर 52% लगाता है तो इंडिया पर मैं 26% लगाऊंगा। जब आपने पूरी दुनिया पर रेसिप्रोकल टैरिफ बांटे तो आपने सबको कंपिटिटिव एडवांटेज बराबर सा दे दिया ना सर। बेस सबका ऊपर, बेस बराबर कर दिया ना सर। आज आप कहते हैं कि महंगाई को हम कहां से नापेंगे, जीडीपी को हम कहां से नापेंगे? आप कह रहे हो सर 2011 से नापेंगे। अचानक सरकार कहती है 2021 से नापेंगे, लेकिन सबके लिए यही पैरामीटर चलेगा। आपने बेस ऊपर कर दिया ना सर। आज जब आप 18% बोलकर खुश हो रहे हो तो दुखी कब होना चाहिए था? जब 3% से 18% आप ही के साथ हुआ होता। वर्ल्ड में कंपिटिटिव मार्केट जो भी उसको माल पहुंचा रहे हैं, चाइना 35% से ऊपर दे रहा है, हमारे बगल में बैठा बांग्लादेश 20% दे रहा है, पाकिस्तान 19% दे रहा है, आसियान कंट्रीज हमसे ज्यादा दे रही हैं। इकलौता एशिया में शायद जापान है जो हमसे कम टैरिफ दे रहा है, दैट इज 15%, और वो प्रोड्यूस नहीं बेचता अमेरिका को जो भारत बनाता है। हमारा कंपटीशन नहीं है, हमारा कंपटीशन नहीं है, जिनसे भी हमारा कंपटीशन है उनसे हम सस्ते हैं। एग्जैक्टली। ठीक है, तो ये खुश होने की बात है। ये खुश होने की बात है सर। अच्छा, अगला सवाल है किसानों के हित। अब देश में ऑपोजिशन कह रहा है कि साहब हम किसान आंदोलन जैसे कृषि कानूनों को लेकर के किया था, ऐसा है किसान आंदोलन हम फिर से खड़ा करेंगे क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर को सरकार ने इसके अंदर प्रोटेक्ट नहीं किया। क्या यह आरोप ठीक है? नहीं सर, ये मैं इस पर बचाव तो इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि इसमें क्लैरिटी आना बाकी है, लेकिन जितनी क्लैरिटी आ गई है उससे मैं एक बात बहुत अच्छे से कह सकता हूं। जिन चीजों से किसान बहुत ज्यादा प्रभावित होता है, जिसके लिए वो बार बार हम पर प्रेशर कर रहा था, दैट इज जीएम क्रॉप, जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें। जैसे भारत के अंदर बीटी कॉटन का नाम आपने सुना हो, जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन है, वैसे ही ट्रंप चाहते थे कि वो भारत के अंदर जेनेटिकली मॉडिफाइड मेज, मक्का भेजेंगे, गेहूं भेजेंगे। वो सारी फसलें जो अमेरिका अपने पशुओं के लिए पैदा कर रहा है, वो भारत के लाइव स्टॉक के लिए एक्सपोर्ट की जाएंगी, जेनेटिकली मॉडिफाइड। हमारे लिए दिक्कत यह था कि हमारे किसान भी तो वही भेज रहे हैं, बना रहे हैं। तुम सस्ता बना ले रहे हो क्योंकि वहां पर फार्मिंग, मास फार्मिंग होती है, सस्ते में प्रोड्यूस करके वो डंप कर सकता था। हमें उस डंपिंग से बचना था अपने किसानों के हित रोकने के लिए। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने स्पष्ट रूप से साफ साफ लिखा है प्रमोशन में कि भैया सुनो, हमारे खाद्य फसलों में, हमारे यहां पर मसालों में, हमारे यहां फलों में, हमारे यहां दूध डेयरी उत्पाद में किसी में भी अमेरिकी एंट्री नहीं है। एक और सर मिल्क था जिसके बारे में जिक्र सुना हुआ आपने, वो था नॉनवेज मिल्क।
अमेरिका की गाय मीट खाती हैं सर प्रोटीन के लिए, और उनसे निकला दूध हमारे डेयरी में आने वाला था। इस पर भारत में बहुत प्रतिरोध हुआ कि कहीं अमेरिका ट्रेड नेगोशिएशंस में हमें उन्हें मना कर ना ले जाए। मैं यहां पर एक बात ऐड करना चाहूंगा सर, जिसने भी हमारी ट्रेड डील नेगोशिएट की है, ही इज ए टफ नेगोशिएटर। अगर सर हमारे वाणिज्य मंत्री ने की है तो ही इज ए टफ नेगोशिएटर। उन्होंने हर उस बात को कि ये हमारे सेंटीमेंट हैं, हम इससे आगे नहीं जा सकते, आपको लगाना है 50% खेल लो भाई, रेड लाइन बरकरार है। रेड लाइन बरकरार है, हम इस पे नहीं जाएंगे। पीयूष गोयल को तो दुनिया ने कहा ही टफेस्ट नेगोशिएटर ऑफ द वर्ल्ड। बिल्कुल हो रहा है सर। और मैं इसमें एक लाइन और ऐड कर दूं सर, अब जो बात छुपी रह जा रही है, जिस पर बात आ रही है कि एग्रीकल्चर को लेकर कुछ ऐसी चीजें हैं जिस पर अमेरिका खुश हो रहा है। अमेरिका किन चीजों पे खुश हो रहा है, तो सर मुझे जो लगता है, क्योंकि अभी इसमें स्पष्टीकरण बाकी है सर, भारत ने ना बायोफ्यूल पॉलिसी अपनाई है जिसमें कि पेट्रोल में ब्लेंडिंग है 20% इथेनॉल की। वो जो 20% इथेनॉल है ना, वो हाल ही में हमारे देश के अंदर हमारी रिफाइनरीज बनाना शुरू कर रही थी, गेहूं से, चारे से, जो भी ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनसे अल्कोहल बन सकता है, स्पिरिट के रूप में समझें आप आसान। हम स्पिरिट इंपोर्ट करने वाले हैं उनसे। स्पिरिट इंपोर्ट अगर हम उनसे करते हैं तो वो स्पिरिट हमारे पेट्रोल के अंदर ब्लेंड होकर के बेची जा सकती है। तो 20% आप जब E20 लेकर आ चुके हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि किसान जो खुद बेच करके अपनी फसलों से इथेनॉल बनने के लिए रिफाइनरी में मोल भाव कर सकता था, उसका कहीं वहां कंपिटिटिव एडवांटेज तो खत्म नहीं। लेकिन इसको लेके क्लैरिटी नहीं है। क्लैरिटी नहीं है, तो अभी इसको आना बाकी है। उसने और चीजें कही हैं जिसमें जैसे वो सेब हमारे यहाँ भेजेगा, उसमें उन्होंने कहा ट्री नट्स भेजेंगे, मक्के को लेकर के कुछ बात चल रही थी। सर जिन भी चीजों को आप वर्ल्ड से इंपोर्ट करते हैं, आप अगर उसमें एज एन ऑप्शन अगर अमेरिका को रखते हैं तो इसमें बुराई नहीं होनी चाहिए। इंडिया इंपोर्टर है एडिबल ऑयल का, और आप अगर नोटिस करें ना, तो प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में मोटापे को लेकर, मेरे ऊपर भी लागू होता है कि भैया सुनो, वजन कम करना है लोगों को, वजन कम करना है, उस पर कहा जा रहा है कि तेल चाहे 1 चम्मच ही रोज के खाने में कम डालो। 1 चम्मच कम डालोगे, टेक्निकली सेंस ये है कि हमारा एडिबल ऑयल इतना इंपोर्ट हो चुका है कि इसका हमें बिल कंट्रोल करना है। पाम ऑयल से काम चल रहा है सर मेजर कन्फेशनर्स के अंदर, अब उसकी जगह आप सोयाबीन ऑयल एडिबल ऑयल के रूप में उससे ले रहे हैं। तो इसमें सर एक ऑल्टरनेटिव है वो सप्लाई का। अच्छा, आप वैसे भी खरीद ही रहे हो, वैकल्पिक रूप से किसी और से खरीदते थे, अब इनसे भी खरीदते, तो इसमें कोई हाय तौबा की बात नहीं है। फिर बात रहेगी रूस से आप तेल खरीदोगे। उन्होंने कहा कि भारत ने कमिट किया है कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा, और हम भारत पर निगाह रखेंगे। अगर भारत रूस से फिर दोबारा तेल खरीदेगा तो हम उस पर वो 25% की पीनल टैरिफ दोबारा से लगा देंगे। आज की तारीख में डेटा ये बताता है कि आपने रूस से तेल खरीदना, जो हमारा पीक था, उससे आधा कर दिया है, लेकिन बंद नहीं किया है। कहीं कुछ मेंशन है राइटिंग में भारत की तरफ से कि हम नहीं खरीदेंगे रूस का तेल? यहां पर ना सर एक ग्रे एरिया है, एक ऐसी लाइन है जो अनकही है, और भारत उसमें टाइम बाय करके बैठा है। मतलब हम चुप रह रहे हैं, क्योंकि आपको याद हो सर, पिछले 2 महीने तक ट्रंप, जब तक भारत ने ईयू के साथ ट्रेड डील नहीं की थी, ट्रंप का एक नजरिया था क्या, कि मैं इंडिया के साथ हर उस लेवल पर नेगोशिएट करूंगा जहां तक मैं इन्हें पाकिस्तान के बराबर ना ले जाऊं। मतलब एक चिंदी सा देश, उसकी बराबरी हमें कराने के लिए वो लगा हुआ था। भारत ने एक मास्टर स्ट्रोक चला, ईयू से ट्रेड डील की, और उनसे बड़ी ट्रेड डील कर गए, मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील नाम दे दिया। उससे उसे लगा कि यार मैं तो लॉस्ट हो गया, मेरे पास तो कुछ बचा नहीं। भागा भागा आया, ट्रेड डील को तुरंत अंजाम दिलवाया। सरगई गोर यहां पर पहुंचे और उन्होंने आकर के लगातार मीटिंग्स पे मीटिंग्स करी, उस दौर में जब ईयू ट्रेड डील कर रहा था। आपने अगर उस समय की खबरों को ऑब्जर्व किया हो सर, तो बराबर वहां के वाणिज्य मंत्री के बयान आ रहे थे कि इंडिया के साथ ईयू ने ट्रेड डील करके हमें ही पीछे छोड़ दिया है, हम तो उनके लिए ही तो करके प्रतिबंध लगाकर बैठे थे, अपने लिए थोड़ी लगाकर बैठे थे। तो भारत ने उसको यह रियलाइज कराया कि सुनो, तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहे हैं। अब रही बात तेल के खरीदने पर अनाउंसमेंट की, तो सर अपेक्षा यह है कि मार्च तक रशिया यूक्रेन युद्ध रुक जाएगा, ऐसा ट्रंप को लगता है, और भारत भी यह मानकर चल रहा है कि अगर वो युद्ध रुक गया तो रूस पर से सर ऑटोमेटिक प्रतिबंध हटेंगे, मसला ही खत्म हो और मसला जब खत्म होगा तो भारत ना तो उसका बुरा बना, ना उसका बुरा। तो हमने भी कुछ कमिट नहीं किया है, हमने टाइम बाय किया है। और सर रही बात इसकी ना, प्रधानमंत्री मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद ट्रंप से एक लेसन ले लिया है कि सुनो, ये जब बोल रहा हूं तो भैया तुम ही बोलो, शांत हम कुछ नहीं। दूसरा ये कहा जा रहा है कि अब आप अमेरिका से तेल खरीदेंगे, वेनेजुएला से तेल खरीदेंगे, रूस का डिस्काउंट, जो डिस्काउंटेड सस्ता तेल था वो नहीं खरीदेंगे, आपका ऑयल इंपोर्ट बिल 9-10 बिलियन डॉलर साल का बढ़ जाएगा। क्या वेनेजुएला और अमेरिका का तेल महंगा है? सर देखिए, यहां पर एक बात बहुत समझनी होगी। पिछले समय पर जब बाइडेन थे ना, तो भारत ने रूस से तेल ये कहकर खरीदा था अमेरिका से कि हम तेल क्यों खरीद रहे हैं, क्योंकि अगर हम नहीं खरीदेंगे तो वैश्विक रूप से आपने रूस को, यूरोप को रशिया से तेल खरीदना रुकवा दिया है, तो वो भी अब गल्फ के ऑयल पर डिपेंडेंट हो गया है। तो सर अब जब सभी लोग गल्फ के ऑयल पर आ जाएंगे तो महंगाई बढ़ेगी,
इससे अमेरिका का सिक्का बुलंद नहीं होगा। महंगाई बढ़ गई तो लोग आपको कोसेंगे। तो इंडिया ने उनको रिवर्स समझाया, बाइडेन प्रशासन को, कि अगर आपसे तेल खरीदना आपको चाहिए कि दुनिया में महंगाई ना बढ़े तो हमें रूस से खरीदने दो, जबकि हमें वो बहुत दूर से पड़ रहा है, हमारे ट्रांसपोर्टेशन में बहुत खर्चा आ रहा है, फिर भी हम खरीदेंगे ताकि दुनिया में महंगाई बनी रहे, मतलब महंगाई ज्यादा ना बढ़े। अब जब आप वेनेजुएला की बात करते हैं सर, अमेरिका को यह समझ में आया, ट्रंप को यह समझ में आया कि इंडिया के साथ तेल खरीदवाना तब तक बंद नहीं किया जा सकता जब तक अल्टरनेटिव उसको ना दे दें। तो इन्होंने अल्टरनेट परोसा हमारे सामने वेनेजुएला, और वेनेजुएला में अब अमेरिकी कंपनियां आ रही हैं। मैं आपके मतलब दर्शकों को एक लाइन ऐड करना चाहूंगा, वेनेजुएला में जैसे ही मादुरो की सरकार हटी, इंडियन के ऑयल स्टॉक्स की जो प्राइसेस कीमतें थी सर वो बढ़ी हैं। क्यों बढ़ी हैं? क्योंकि हमारे ओएनजीसी जो कंपनी, ओएनजीसी के पास सर एचपी है, मतलब हमारे दर्शक जाने इस बात को, हिंदुस्तान पेट्रोलियम जो पेट्रोल भराते हैं वो ओएनजीसी का प्रोडक्ट है। तेल निकालने की जो कंपनी है ओएनजीसी, वो ओएनजीसी विदेश नाम की अपनी एक शाखा से वेनेजुएला में इन्वेस्टमेंट करके बैठी हुई है, उसका पैसा अटका पड़ा है। अब जैसे ही ये सुनने में आया कि अब अमेरिकी कंपनी वहां पहुंचेंगी, प्रोडक्शन बढ़ाएंगी और हम ही इंपोर्टर बन जाएंगे, ये ऐसे समझो सर, अडानी ने कोयला बेचने के लिए भारत में ही जाकर ऑस्ट्रेलिया में माइंस परचेज कर ली, बेच वो भारत को ही रहा है, अल्टीमेटली पैसा घूम के इंडिया आ गया। ओएनजीसी विदेश भी वहां जाकर पहले ही पैसा लगाकर बैठी है सर, एक्सपोर्ट बढ़ाएगी वहां बैठकर इंडिया के लिए, तो हमारे लिए सर प्लस है। अब हमारे पास ऑल्टरनेटिव है, रशिया का ऑल्टरनेटिव है, तो हम तेल खरीदें। वेनेजुएला से तेल खरीदने में नुकसान नहीं, कोई नुकसान नहीं है। ठीक है, आगे आपने $500 बिलियन का सामान आयात करने की प्रतिबद्धता अमेरिका के सामने जता दी है। वो $500 बिलियन का सामान 5 सालों के अंदर आपको खरीदना है। क्या इसका हमारा उनके साथ जो ट्रेड सरप्लस है उस पर असर पड़ेगा? आंसर ट्रेड सरप्लस पर दूं तो आंसर है नहीं पड़ेगा। अब मैं थोड़ा सा इसमें एलोब्रेशन में जाऊंगा। $500 बिलियन, आप ही ने बोला 5 साल, ट्रंप का कार्यकाल बचा 2.5 साल, 2.5 साल 2 साल के अंदर अंदर वो इलेक्शन कैंपेन में जाएगा। सर उसे नंबर्स दिखाने की आदत है, जैसे उसने जापान से दिखाया कि मैं $1 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट ले आया हूं, कतर से इतना ही ले आया हूं, सऊदी से ले आया हूं, तो भारत से क्या लेकर आया? पहले तो उसने वो बोस्ट कर दिया कि देखो मैं $500 बिलियन 5 साल में ले आया, नंबर 1। नंबर दूसरा, भारत के सरप्लस पर फर्क पड़ेगा क्या? सर सिंपल सी बात है, जब आपके साथ में कॉम्पिटिटिव्स जो बैठे हुए हैं, आज हम बांग्लादेश से सस्ता कपड़ा, 2 तरह की चीजें होती हैं सर, टेक्सटाइल और अपैरल, बिना सिला कपड़ा टेक्सटाइल और जो सिल गया वो अपैरल, इन दोनों में हमारा बड़ा सर कंपटीटर था बांग्लादेश। हमने ईयू से ट्रेड डील करके उसको वहां काउंटर किया और हमने, इनको मिलता है 20% टैरिफ, हमको मिला 18% टैरिफ, हम इनको वहां भी काउंटर कर गए। अब जब आप काउंटर कर गए तो आप अपना प्रोडक्ट ज्यादा बेचने लगेंगे। सर जब कंपिटिटिवली आपका प्रोडक्ट जितना बांग्लादेश का पड़ रहा है आपका उससे सस्ता पड़ रहा है, तो आपका माल बढ़ेगा ना सर, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, और एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो आप सर फायदे में रहेंगे, सरप्लस बढ़ेगा। अच्छा ठीक है, फिर आगे कि मेक इन इंडिया का क्या होगा? ऐसा तो नहीं कि हम अमेरिका जैसे चीन के साथ हुआ, वो फैक्ट है कि आप बहुत इसका ट्रेड प्लस सरप्लस चीन की ओर झुका हुआ है बहुत ज्यादा, आप अमेरिकी सामान का डंपिंग ग्राउंड ना बन जाए। सर मैं चाइना के पॉइंट पे भी एक लाइन ऐड करना चाहूंगा। हमारे दर्शकों को एक बात पता हो कि विश्व के अंदर जेनेरिक दवाओं का मेजर सप्लायर इंडिया है ना? जेनेरिक सप्लायर मतलब वो दवाइयां जो ब्रांडेड कंपनी फार्मूला लेके आती हैं, हम उनको यहां पर बनाते हैं, सस्ती दवाओं को बना के बेचते हैं। लेकिन ऐड करिएगा सर, दवा बनने के लिए एक पार्टिकल इन्वॉल्व होता है जिसका नाम है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, एपीआई कहते हैं आप उसे। आप चाइना से जो बिल ज्यादा चिल्लाते हैं ना अपन लोग कि चाइना से हमारा ट्रेड माइनस में है, सर आप एपीआई मेजर वहां से मंगाते हैं, वहां से बनाकर उसे रिफर्बिश करके आप दवाई बनाकर जेनेरिक अमेरिका में बेच देते हैं। तो भारत कच्चा माल वहां से मंगाकर जेनेरिक दवाइयों की ब्रांडिंग करके यहां से आगे बेच दे रहा है। दूसरा चलते हैं सर, चाइना से आप सस्ता, मैं चाइना का उदाहरण इसलिए रहा हूं ताकि आप अमेरिका से हम रिलेट करेंगे। चाइना से आप सस्ता इलेक्ट्रॉनिक्स मंगाते हैं, इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम पर आज सर इतनी सारी क्रांतियां जो आकर खड़ी हो गई। आज तमाम प्रकार के ऑनलाइन, चाहे सर आप तमाम प्रकार के ओटीटी प्लेटफॉर्म्स देख लें, एडटेक प्लेटफॉर्म्स देख लें, जितनी भी क्रांति आप फिलहाल के समय में आप देख रहे हैं, नए नए जो यूनिकॉर्न बन के आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर रिडन है। और उन सब के लिए आपने इंपोर्ट वहां से करके अपनी तो इकोनॉमी को बड़ा बनाया ना सर। अब अमेरिका के साथ में जब आप सामान खरीद रहे हैं, आप कह रहे हैं $500 बिलियन का इंपोर्ट होगा अगले 5 साल। तो हम केवल क्या रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते हैं चाइना से, गुड्स नहीं करते सर? हम वो गुड्स जो खुद बनाते हैं ना, उसके लिए तो पीएलआई स्कीम सरकार ला चुकी है, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम। जब भारत को यह समझ में आया गलवान के बाद में कि चाइना हमें फिनिश गुड भी बेचता है, तो हम इसको रोकते हैं, और इसके लिए हमने अपने ही यहाँ की बहुत सी उत्पादकताओं में इंसेंटिव स्कीम चलाई और फोन के एक्सपोर्टर बना। हम अपने एक्सपोर्ट के लिए चाइना से इंपोर्ट करते हैं, और अमेरिका के केस में भी ऐड कर दूं, और ये बात बुरी, और इसमें कोई खराबी नहीं है, कोई खराबी नहीं सर। आप समझिए ना, या तो खुद बनाइए उसे, बनाने के लिए आप निकल चुके हैं, मेक इन इंडिया आप इनिशिएटिव ले चुके हैं। अब बात आती है कि अमेरिका से आप सामान ले रहे हो वाले $500 बिलियन का, आप तो घाटे में चल जाओ। आप ले क्या रहे हो, नजर डालेंगे, आप देख रहे हैं कि भारत में अमेजन और माइक्रोसॉफ्ट ने बेंगलोर में $50 बिलियन का हाल ही में एआई के लिए इन्वेस्टमेंट अनाउंस किया है। सर उसकी जो मशीनें आने वाली है ना, वो मशीनें अमेरिका से आ रही हैं।
तो भाई आप एआई के लिए जो आपके पास देश के अंदर अभी चैलेंज है कि आपको खड़ा होना है बराबर। अभी सर अपन जिस समय बात कर रहे हैं इस समय हेडलाइन चल रही है कि दिल्ली के अंदर एक एआई समिट होने वाली है, होटलों की कीमतें 30-30 लाख रुपए तक चली गई हैं पर नाइट के। सर भारत एआई के लिए बहुत बड़ा वो है, मार्केट है सर। अब भारत जैसे मार्केट को अमेरिकी कंपनियां ग्रैब करना चाहेंगी और हम बोल रहे हैं आओ तुम्हारा इन्वेस्टमेंट है, हमारे यहाँ एफडीआई आएगा, डॉलर आएगा। अब हमको माल खरीदना ही था, हमारे पास दो विकल्प थे, चाइनीज माल खरीदें या अमेरिकी माल खरीदें। हम बेस्ट क्यों ना लें? अमेरिकी लेंगे। एनवीडिया क्यों ना लें? ठीक है। क्या जो डंपिंग ग्राउंड बन जाएगा भारत अमेरिकी सामान का, ये इसलिए भी क्योंकि ट्रंप ने कहा कि भारत में अमेरिका के हर सामान पर अब जीरो ड्यूटी होगी, जीरो टैरिफ होगा। सर ये एग्जरेटेड लाइन है, जीरो टैरिफ ये पॉसिबल है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। आप अगर जीरो टैरिफ लगा भी दें, मैं इसको सर और फनी अंदाज में लेता हूं, हालांकि थोड़ा सा ये लाइन से हटके जाएगा। अमेरिका का सर डंप भी बहुत हाई क्वालिटी टेक्निकल प्रोडक्ट है, ऑल्दो हमें नहीं लेना है, ऑल्दो हमें नहीं लेना है, लेकिन मैं बोल रहा हूं उस डंपिंग चाइना के लिए यूज किया जाता है। हर सामान पर जीरो टैरिफ पॉसिबल नहीं है सर कि हमने ऐसी डील की हो। वो नैपकिन और ट्यूबलाइट नहीं बनाता है सर, वो जो बनाता है अमेरिका वो टेक्निकल गुड्स बनाता है और उनकी हमें जरूरत है, हमारी इकोनॉमी को बड़ा होने के लिए जरूरत है, ये हमें समझना है। और जिन चीजों में डंप का डर था एग्रीकल्चरल गुड्स, उसमें साफ कह दिया कि हम इंपोर्ट नहीं करने वाले हैं। ठीक है। अब सवाल ये कि हमारी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी का क्या, आप ट्रंप कहता है इससे तेल खरीदो तो खरीदते, और ईरान से मना किया तो बंद कर दिया। पहले वेनेजुएला से खरीदते थे, उसने मना किया तो बंद कर दिया। चाबहार का पोर्ट पे आपने एग्जिट ले लिया है। तो ट्रंप के सामने भारत अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी लूज कर रहा है। सर ये बहुत अच्छा प्रश्न है और इसको हमको समझना ऐसे होगा। दुनिया में 1991 में विशेष रूप से भारत ने एक परफॉर्मा अपनाया था जिसको एलपीजी रिफॉर्म कहते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। आम भाषा में ग्लोबलाइजेशन को वैश्वीकरण कहते हैं, अर्थात वसुधैव कुटुंबकम, भारत ने विश्व को परिवार मान लिया, दुनिया भर की कंपनियों को भारत आने दिया। ठीक है, अब उल्टा चलते हैं सर। ट्रंप बोलता है कि विश्व से ग्लोबलाइजेशन होना ही नहीं चाहिए, डीग्लोबलाइजेशन होना चाहिए, एक ही किंग दैट इज अमेरिका, उसकी हेजीमोनी। सर मुझे ये बताओ, आज अमेरिका के प्रभाव ने भारत ने चाहे चाबहार रोका हो, चाहे रशिया रोकने की सोच रहा हो, चाहे जो कर रहा हो, मैं रिवर्स चल रहा हूं सर, अमेरिका के सामने बोल कौन रहा है? हम लोग ये एक्सेप्ट कब करेंगे कि अमेरिका के सामने बोल कोई नहीं रहा है? सर फ्रांस को, यूरोप को पूरे को इकट्ठा करके ग्रीनलैंड के नाम पर ग्रिल किया उस आदमी ने। कनाडा को पकड़ के बोलता है कि सुनो तुम्हें गवर्नर बना दें, मतलब तुम्हें 51वां राज्य बना लें। ये समझने वाली बात है कि देश को पहले यह पता चले कि ग्लोबल परिप्रेक्ष्य में इस समय ट्रंप नाम का एक व्यक्ति है जो बहुत अलग माइंडसेट के साथ दुनिया में आया है। मतलब जैसे कोविड अपने आप में एक एरा था ना सर, आने वाले टाइम में ट्रंप एक डिजास्टर के रूप में ट्रीट होगा। और लोग ट्रीट करेंगे कि यार सुनो, वैश्वीकरण की पुनर्व्याख्या लिखी जाए। सोचो सर, वो 66 ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से बाहर हो गया जो वैश्वीकरण को बढ़ावा देते थे, यूएन के आधे से ज्यादा चीजों से बाहर निकल गया। सोचो सर, WHO चीज जैसी चीज, हमने दुनिया से बेहतर डील किया ट्रंप को। सर हमने बहुत पेशेंस के साथ डील किया क्योंकि हम जल्दबाजी पहले करके नुकसान भुगत चुके थे। मैं एक चीज ऐड करूं सर, शुरुआत में इंडिया ने जब अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ मित्रता पुरानी वाली चाही, प्रधानमंत्री मोदी फरवरी में मिलने गए, अब उनका 1 साल होने जा रहा है, मिलने गए, हमने सोचा कि मित्र आया है हमारा, लेकिन सर हमको समझ में आ गया कि यह आदमी अब बैटिंग के मोड में आया है, कुछ ऐसा करेगा तो इसको अपनी सनक मिटाने में काम लेना है, उसका अपना एक प्लेजर है। उसके बाद हमने साइलेंस अपना लिया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद हम चुप हो गए कि ठीक है अब तू बोल रहा है, बोलता रहे। दुनिया उसके साथ ताली बजा रही थी, वाह ट्रंप, इसको नोबेल मिलना चाहिए, नोबेल मिलना चाहिए। जब उसने उन्हीं को काटना शुरू किया, अब सर भाग आए भारत के पास। यूरोपियन यूनियन ने क्या किया सर? यूरोपियन यूनियन वही थी ना जो उसके साथ कह रही थी, वाह ट्रंप वाह, आपने रशिया के चक्कर में इंडिया को कह दिया कि तुमसे तेल नहीं खरीदो। सबसे पहले वही भगे आए क्योंकि उन्हें लगा कि ये तो उनको साथ लेकर के उनका ग्रीनलैंड छीन रहा है। जिनको साथ लिया उनका ग्रीनलैंड अगर छीन रहा है तो ये तो सर उनको भी समझ में आया कि ये आदमी किसी का सगा नहीं है। और इस पे बात सर किसिंगर की आपको एक लाइन याद रखनी होगी, अमेरिका के पूर्व NSA थे, वो कहते हैं कि अमेरिका का ना कोई परमानेंट मित्र है, ना कोई परमानेंट शत्रु है, अमेरिका के परमानेंट इंटरेस्ट हैं। जब इंटरेस्ट है तो सर इसमें सोचने की बात क्या। रही बात भारत की, भारत को सर ये जैसे आपको कहते हैं ना सर, हम लोग स्टूडेंट्स को जब बात करते हैं तो कहते हैं बेटा अगर कभी सामाजिक समारोह में आपकी बेइज्जती हो जाए ना तो उस पर रिप्लाई मुंह से मत देना, करके देना, आपके काम बोलने चाहिए। मैं यहां पर ऐड करूंगा सर, भारत को अगर हल्का सा भी इसमें गुरेज लग रहा है ना, हमारे सत्ता पक्ष विपक्ष एक दूसरे के साथ खींचातानी ना करें, एक यूनाइटेड रूप से बोलें कि ठीक है आज जो हुआ ठीक है, मानो सर इस बात को कि हुआ ना, अमेरिका ने बोला ना, हमको बोलने से रोका ना, कोई बात नहीं, एक दिन हम अमेरिका को पछाड़ेंगे। सर हम कहां से निकलकर, हम गुलाम थे 200 साल तक, वहां से निकलकर दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था तक बैठे हैं। इनकी हवाएं नहीं खिसकती होंगी सर? इतनी सारी डील्स, और उससे पहले अभी जस्ट EU की डील। सर 75 साल में अब दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर बैठे हैं। कुछ तो सेंस है ना इंडिया के पास, और जब वो सेंस है ना तो अमेरिका को पता है सर ये सेंट मार्टिन की कहानी क्या है, बांग्लादेश के नीचे सेंट मार्टिन चाहिए क्यों उसे, वो बहुत आगे की सोच के चल रहा है। कल को इंडिया बहुत बड़ी पावर बन गया तो बगल में कुछ तो हो जहां से मैं इसको दबा सकूं। ठीक है, चागोस क्यों नहीं छोड़ना चाह रहा है कि अरे इंडिया को कैसे रोकूंगा। इंडिया को अभी
जापान की तरह करना चाहिए सर। जब सेकंड वर्ल्ड वॉर जापान हारा था ना, तो सर उसने तत्काल प्रभाव से डिफेंस पे खर्चा कम किया। मैं ये नहीं कह रहा अपन नहीं खर्च करें, अपन करें क्योंकि हम वैश्विक शक्ति हैं। उसने तत्काल प्रभाव से चुप होना सीखा और सिविक सेंस सीखे और कहा कि बेटा दुनिया को बताएंगे कि हम हैं क्या। उठ करके तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन के बैठ गया। इंडिया को भी ना सर हर तरह से खून की घूंट पीनी चाहिए कि ये बेइज्जती है, लिखा जाए उसे कि वैश्विक बेइज्जती है, कर ली सर। आओ सब भारतीय मिलते हैं, हम भारत के हर व्यक्ति को सबल बनाते हैं, वापस से इंस्पायर करते हैं इंडिया को कि खड़े हो जाओ सब लोग मिलकर के मेक इन इंडिया से भारत को दम से लेकर आगे चलेंगे। हर नेता मिशन बनाए कि यार इस क्षेत्र के अंदर ये चीज बनती है, चलो सस्ता बनाते हैं। एम्प्लॉयमेंट इस तरह से दिया जाए, सरकारी नौकरी पाने के पीछे जो दौड़ रही जवाब जबान से नहीं, काम से, काम से दे सकते हैं सर। हम सबसे बड़ी दे रहे भी हैं। सर। अंकित, बहुत सारे सवालों के जवाब मिले आपसे बात करके और कई चीज़ों पर एक नई इंसाइट, एक नई तरीके का पॉइंट ऑफ व्यू भी मिला। तो अंकित को बुलाते रहेंगे, आमंत्रित करते रहेंगे ताकि इनके विचार आप तक पहुंचते रहे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। आप देख रहे थे भारत की खबर, आज इतना ही।